हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार चैप्टर में संदेह अलंकार। ठीक है, संदेह अलंकार हम लोग पढ़ेंगे। संदेह अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान में क्या हो जाता है, संदेह हो जाता है। जब हम देखते हैं कोई और चीज और हमें क्या लगता है कि ये कुछ और है, हम रस्सी देख करके सांप समझ लेते हैं और सांप को देख करके रस्सी समझ लेते हैं, यानी हमें संदेह हो जाता है। तो संदेह अलंकार रूप रंग गुण की समानता, जैसे दो चीजों में क्या होती है, रूप रंग या गुण की कुछ समानता मिल जाती है के कारण किसी एक वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो पाए कि वह वही वस्तु है या दूसरी, अंत तक संशय बना रहता है। ठीक है, संदेह अलंकार में रूप रंग गुण की समानता की वजह से के कारण किसी एक वस्तु को देखा हमने और हमें लगा कि ये वस्तु है कि वो वस्तु है, मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी रात के अंधेरे में हमने सांप देख लिया तो हम उससे डरे भी रहते हैं कि पता नहीं ये सांप है कि रस्सी है कि सांप है, तो हम कंफ्यूज रहते हैं और डरे रहते हैं। ठीक है, तो वहां कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में कंफर्म नहीं होगा, मतलब पूरा कहानी खत्म हो जाएगा लेकिन अंतिम तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि सच क्या था। ठीक है, तो संदेह अलंकार में संशय हमेशा बना रहेगा। ठीक है, जैसे कोई मूवी आपने देखी कि किसी मूवी में कोई एक किलर है जो सबको मारते रहता है और मूवी अंत तक खत्म हो गई, कभी लगता है कि ये किलर है, कभी लगता है वो किलर है, कभी लगता है ये किलर है, लेकिन मूवी पूरा खत्म हो गई, सस्पेंस बना का बना रह गया। तो इसके द्वारा सस्पेंस, ये जो सस्पेंस वाला, सस्पेंस में लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा फील आता है। तो उस इसलिए कविता में सस्पेंस के द्वारा जब चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, सस्पेंस के द्वारा, तो उसी को कहते हैं संदेह अलंकार। और संदेह अलंकार में पूरी मूवी खत्म हो गई और आपको ये नहीं पता चला कि कौन किलर था, सस्पेंस आपका अंत तक बना रहता है, तो वहां होगा संदेह अलंकार। ठीक है, तो संदेह अलंकार में क्या होगा, रूप रंग गुण की समानता रहेगी के कारण किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु की तरह लगना, जैसे सांप को रस्सी समझना, रस्सी को सांप समझना, अक्सर ऐसा होता है। कभी कभी हम किसी रात के अंधेरे में किसी आकृति को देख करके हम भूत समझ लेते हैं और उससे डर जाते हैं, तो अंत तक कंफर्म नहीं होता है कि वो भूत ही था कि क्या था, तो वहां पे क्या होगा, संदेह अलंकार। ठीक है, तो निश्चित ना हो पाए वही वस्तु है या कोई दूसरी है, तो वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक है, संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि संदेह अलंकार क्या है और भ्रांतिमान अलंकार क्या है। तो आज समझ लीजिएगा कि संदेह अलंकार वहां होगा जहां अंतिम तक सस्पेंस बना रहना चाहिए। ठीक है, सस्पेंस आपका खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब पता नहीं चलना चाहिए कि अरे ये तो सांप नहीं है, ये तो रस्सी है, ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब हमें अंतिम तक पता ना चले कि ये सांप है कि रस्सी है, तो वहां हमको संदेह अलंकार होगा। ठीक है, तो रूप रंग गुण की, रस्सी और सांप एक जैसा मतलब लगभग साइज होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके गुण की समानता मिल जाती है, इसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई रात के अंधेरे में शेप बना हुआ है तो इंसान या भूत का शेप हमारे दिमाग में जो फिट किया गया है, भूत का शेप ऐसा होता है वैसा होता है, तो थोड़ा सा भी हमें लगता है कि अगर ऐसा है तो हम संदेह में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अंतिम तक संदेह जो रहेगा वो बना रहेगा, वो कंफर्म नहीं हम कर पाएंगे कि अंतिम में वो वस्तु क्या थी। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे और ट्रिक पढ़ेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे उसे। ठीक है, संदेह अलंकार में जो सेंटेंस दिए रहेंगे, जो वाक्य दिए रहेंगे, वाक्यों के बीच में ज्यादातर कि का प्रयोग किया गया रहेगा, या का प्रयोग किया गया रहेगा, अथवा का प्रयोग किया गया रहेगा। ऐसे शब्दों का प्रयोग जब किसी काव्य में होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो संदेह अलंकार है, लेकिन उसका अर्थ निकाल करके ही आप समझेंगे। ये नहीं कि किसी भी शब्द में, किसी भी सेंटेंस में ये शब्द आ गए तो वो संदेह अलंकार है, नहीं। जब आपको ये समझना चाहिए कि ये किस अलंकार में जा सकता है, उसका अर्थ जान करके। अब देखिए कैसे संदेह अलंकार होगा।
सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है। यहाँ देखिए, यहाँ की शब्द आया, नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है की है, या देखिए यहाँ ये आया, या नारी की ही सारी है। अब देखिए अंतिम तक ये कंफर्म नहीं किया कि साड़ी की नारी है कि नारी की साड़ी है, ये अंतिम तक कंफ्यूज रहे कि ये साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है। ठीक है, तो सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है या नारी की ही साड़ी है। इसमें संदेह अंतिम तक बना रह गया। ठीक है, तो जब रूप रंग गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को, किसी अन्य एक वस्तु को देखकर लगे कि ये तो दूसरी वस्तु हो सकती है, तो और अंतिम तक निश्चित न हो पाए कि ये वस्तु कौन सी है, तो वहां संदेह अलंकार होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसका ट्रिक है समझने का, इसमें कि या अथवा का प्रयोग किया गया रहेगा। ज्यादातर एग्जाम में यही उदाहरण आपको देने को मिलता है, इसीलिए मेरे पास कई उदाहरण थे लेकिन ज्यादातर एग्जाम में यही उदाहरण देता है, तो इसलिए मैं यही उदाहरण आप सबके लिए लेके आई, जिससे कि आप लोग इजीली समझ सके कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है या नारी की ही सारी। ये अंतिम तक कंफ्यूज रहेगा, अंतिम तक संदेह में रहेगा कि ये सही है कि ये सही है। ऐसे एग्जाम में भी हम लोग के साथ होता है कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, जब कभी कभी 4 ऑप्शन दिए रहते हैं तो 2 ऑप्शन को हम लोग इजीली काट लेते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में हम लोग संदेह रहता है। ठीक है, और संदेह हमारा क्या होता है, संदेह की वजह से हमारा क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम संदेह अलंकार हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय में उपमान का क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। उपमेय में जिससे तुलना की जाती है उससे, और जिससे तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, उसमें क्या होता है, भ्रम हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए कैसे भ्रम हो जाता है, ये देखिए संदेह और भ्रांतिमान में एक अंतर है। भ्रांतिमान में पता रहता है कि ये चीज, मतलब जो हमें भ्रम हो रहा है, ये क्या होता है, ये क्या चीज है वास्तव में। ठीक है, और जो संदेह होता है इसमें अंतिम तक संदेह बना रहेगा, मतलब पूरी कहानी खत्म फिर भी हमारा सब सस्पेंस खत्म नहीं होगा। अगला पार्ट आएगा तो शायद हमें पता चले कि किलर कौन है। तो वैसे ही संदेह अलंकार में होता है कि पूरी कहानी खत्म हो जाएगी और आपको उसका निर्णय पता नहीं चलेगा, तो आपको संदेह बना रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या है, भ्रांतिमान में जब हमें भ्रम होता है तो वो भ्रम भ्रांतिमान में दूर भी हो जाता है। कैसे देखिए, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, हंसिनी क्या चुग रही है, ओस बिंदु, मोती उसको जान, क्या समझ रही है, मोती समझ रही है, किसे, ओस बिंदु को। तो हंसिनी को क्या हो गया है, भ्रम हो गया है, हंसिनी को भ्रम हो गया है कि वो ओस बिंदु को मोती समझ के चुग रही है। इसमें बता दिया है कि क्या बताया है कि मोती क्या है, ओस बूंद है, मोती वास्तव में नहीं है। ठीक है, अगर इसमें कहा जाता है कि ओस बिंदु हंसिनी मोती चुग रही है, और ऐसे बताया जाता है कि ओस बिंदु न बताया जाता कि वो ओस बिंदु है, तो वहां क्या होता, संदेह अलंकार। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ भ्रांति को दूर कर दिया गया है। पहले ही देखो, पहले ही बता दिया है कि भ्रांति मत करिए, ये तो क्या है, ये क्या है, ये ओस की बूंद है जिसे हंसिनी मोती समझ के चुग रही है। ठीक है, नाक का मोती, यहाँ देखो पहले ही बता दिया जाएगा कि क्या चीज को क्या समझा जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए ओस का बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उसको जान। ठीक है, नाक का मोती अधर की कांति से, पहले ही बता दिया कि नाक का मोती है, कोई नायिका नाक में अपने मोती पहनी हुई है, मोती, और अधर की क्रांति से, मतलब जो उसके होठ है उसकी जो क्रांति है उसे,
बीज दाडिम, बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से। उसे उसके जो उसने जो नाक में मोती पहनाया हुआ है, उसकी जो लाइट है वो उसके चेहरे पे पड़ रही है। तो बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। कोई तोता है जो बैठा हुआ है और नायिका की तरफ देख रहा है। तो नायिका के चेहरे पे कोई रोशनी पड़ रही है, सूरज की किरण पड़ रही है। उन किरणों की वजह से उसके नाक का जो मोती है वो चमक रहा है। नाक का मोती चमकने की वजह से उसके चेहरे की जो उसके चेहरे पे क्या पड़ रही है? लाइट पड़ रही है, कांति पड़ रही है। कांति, कांति मतलब होता है प्रकाश, तेज, ठीक है? कांति का मतलब होता है तेज, किसी चीज की लाइट, ठीक है? तो भ्रांति से उसको क्या हो गया? भ्रम हो गया है, तोते को भ्रम हो गया है। तोता चुप हो गया है भ्रम से कि ये अन्य सुख कौन आ गया है, ठीक है? क्योंकि वो दांतों उनके वो जो नायिका है उसके ओठों के अंदर जो उसके दांत हैं उसको दाडिम का बीज समझ रहा है। उसको लग रहा है कि ये अनार देखे होंगे, अनार में छोटे-छोटे दाने होते हैं और उसपे उस लाल रंग का कवर चढ़ा रहता है। तो वो वही जो तोता है वो जो नाक की मोती है उसकी लाइट से उनका चेहरा चमक रहा है नायिका का। तो उसके जो ओठ हैं और दांत ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई दाडिम का बीज हो। दाडिम मतलब होता है अनार, अनार का बीज समझ रहा है तोता और सोच रहा है कि मतलब कि कोई अन्य सुख है जो कि वो तोता जो है अन्य सुख है जो वो दाडिम का बीज को खा रहा है। तो ये इसीलिए तो ये तोता जो है वो सहसा क्या हो गया है? चुप हो गया है, यानी मौन हो गया है कि अन्य सुख यह कौन है? मैं तो यहाँ पे हूँ, लेकिन ये जो मुझे मोती की चमक के सामने दिख रहा है, दाडिम का बीज समझ के जो खा रहा है, वो है कौन? तो इसीलिए ये जो तोता है वो मौन हो गया है, ठीक है? आपको समझ में आ गया? यहाँ भी तोते को भ्रम हो गया है, लेकिन भ्रम को उसके पहले ही दूर कर दिया गया है कि ये क्या है? ये नाक का मोती है और अधर की क्रांति है, ठीक है? पहले ही बता दिया गया है। अधर मतलब होता है हो ओठ मतलब लिप्स। तो बीज दाडिम का समझ रहा है। उस नायिका के मुख को वो दाडिम का बीज समझ रहा है और मोती की चमक की वजह से उसे दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो सोच रहा है कि यहाँ कोई दूसरा तोता आ गया है, ठीक है? तो भ्रांतिमान का होता है क्या? भ्रांतिमान में पहले ही भ्रांति को दूर कर दी जाएगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि उस भ्रांत जो ये जो ये व्यक्ति है या उपमेय है वो क्या समझ रहा है, ठीक है? पहले आपको बता दिया जाएगा कि वास्तव में क्या है और क्या समझा जा रहा है, ठीक है? ये पहले ही बता दिया जाएगा भ्रांतिमान अलंकार में। लेकिन संदेह में अंत तक संदेह बना रहता है, लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है? भ्रम दूर हो जाता है, ठीक है? समझ में आ गया? अब इतना आप लोग समझ गए इजीली। हेलो गाइज, तो अभी तक हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे असंगति अलंकार, ठीक है? असंगति अलंकार में क्या होता है? असंगति मतलब संगति नहीं, साथ नहीं, ठीक है? कैसे साथ नहीं? जहाँ कारण और कार्य में तालमेल नहीं होता है, ठीक है? कोई भी कारण होता है उसका कार्य से तालमेल नहीं बैठ पाता, या जो काम जहाँ होना चाहिए, जो काम जहाँ होना चाहिए वहां ना होकर के कहीं और होता है, ठीक है? जब कहीं और होता है वहां होता है असंगति अलंकार, मतलब दोनों दोनों काम में कोई संगति नहीं होती है, ठीक है? दोनों साथ नहीं होते हैं, तो वो होता है असंगति अलंकार, ठीक है? जैसे जब उदाहरण देंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे। हृदय घाव मेरे, क्या है ये? कारण है। पीरे रघुवीरे, हृदय घाव मेरे है लेकिन पीरे किसके हैं? पीर किसको मतलब दर्द किसको हो रहा है? रघुवीर को, यानी राम जी को। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी के शरीर में जब बाण लगा था तो उस समय का वर्णन है कि हृदय घाव मेरे, मतलब लक्ष्मण जी के हृदय में चोट लगी है, लेकिन दर्द किसे हो रहा है? रघुवीर को हो रहा है, यानी राम जी को हो रहा है। तो यहाँ
चोट कहीं और लगी है लेकिन दर्द कहीं और हो रहा है, तो इसमें क्या हो गई, असंगति हुई हो गई। मतलब दोनों बातों में कोई संगति नहीं है, कोई समानता ही नहीं है, क्योंकि जहाँ चोट लगेगी वहीं दर्द होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ असंगति हो गई, दोनों दोनों सेंटेंस के बीच, दोनों वाक्यों के बीच क्या हो गई, असंगति हो गई। यानी जहाँ कारण और कार्य में तालमेल नहीं होता है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, चोट कहीं और लगी है और दर्द कहीं और हो रहा है। ठीक है, या जो काम जहाँ होना चाहिए, मतलब जहाँ जो काम होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है, कहीं और हो रहा है। अब आगे का उदाहरण देखिए, बिहारी दास का है, दृग उलझत टूटत कुटुम्ब। दृग उलझते हैं, मतलब दो आंखें क्या होती हैं, उलझती हैं, तो क्या टूटता है, दो, कोई चीज अगर मान लीजिए कोई धागा उलझ गया तो उसे खींचेंगे तो धागा टूटना चाहिए ना, लेकिन यहाँ क्या होता है, दृग उलझता है मतलब आंखें उलझती हैं, टूटत कुटुम्ब, और परिवार क्या होता है, टूट जाता है। दृग मतलब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं तो उनका परिवार टूट जाता है, आपस में मतलब झगड़ा होने लगता है। जुरत चतुर चित प्रीति, दो लोगों में चतुर चतुर व्यक्तियों में क्या होती है, प्रीति जुड़ती है, लेकिन क्या होता है, परत गांठ दुर्जन ही ये, दई नहीं यह रीति, लेकिन दुष्ट लोगों के हृदय में क्या होती है, गांठ पड़ जाती है। दो चतुर लोगों में प्रीति जुड़ती है तो दुर्जनों के हृदय में क्या हो जाती है, गांठ हो जाती है। और दृग उलझत, आंखें उलझती हैं, और टूटता क्या है, कुटुंब टूटता है, जबकि जो उलझता है उसी को टूटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, असंगति है, मतलब दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। आंखें उलझती हैं, टूटता कुटुंब है, और किसी और के बीच प्रीति उत्पन्न होती है और किसी और के बीच में गांठ उत्पन्न होती है, ये कैसी एक नई रीति है। ठीक है, बिहारी दास ने कहा है। ठीक है, तो इससे आप समझ गए कि जहाँ कार्य और कारण में क्या होता है, तालमेल नहीं होता है, कहीं और काम कहीं और होता है और उसका असर कहीं और होता है। ठीक है, कभी कभी कोई किसी माता के बालक को चोट लगती है, चोट बालक को लगती है लेकिन दर्द उसकी माता को होता है, तो ये वहां पे क्या होता है, असंगति अलंकार होता है, क्योंकि चोट बालक को लगी है तो बालक को कष्ट होना चाहिए, लेकिन बालक को न कष्ट होकर के उसकी माता को कष्ट होता है, इसका मतलब यही है। मतलब कैसे होता है, असंगति अलंकार है। ठीक है, वहां कोई संगति नहीं है, इससे आप लोग समझ जाएंगे, अर्थ पढ़ेंगे समझ जाएंगे, जब दो चीजों में ऐसा हो कि कोई कार्य कहीं और हो और उसका उसका जो कार्य कहीं और हो और कारण कहीं और हो। ठीक है, इसके बाद विरोधाभास अलंकार है, जहां विरोध का आभास होता है लेकिन वास्तव में विरोध नहीं होता है। इसमें ज्यादातर जो वाक्य होता है उसमें विलोम शब्दों का प्रयोग रहता है। ठीक है, वाक्य या पद में विरोध नहीं होता है, विरोधी अर्थों या भावों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। वाक्य या पद में विरोध न होते हुए भी विरोधी अर्थों या भावों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, मतलब सिर्फ विरोध का आभास होता है, वास्तव में विरोध नहीं होता। जब हम उसका अर्थ समझते हैं तो वो विरोध खत्म हो जाता है। उदाहरण समझिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, किसी भी अनुरागी मतलब प्रेम में पड़े हुए व्यक्ति के हृदय की गति कोई नहीं समझ सकता। कैसे नहीं समझ सकता, अगर कोई कृष्ण के प्रेम में कोई कृष्ण के प्रेम में पड़े हुए अनुरागी चित्त की गति कोई समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे वो श्याम के रंग में रंगता जाता है वैसे वैसे त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे वो उज्जवल होते जाता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति श्याम के प्रेम में पड़ा हुआ है तो उसके हृदय की गति कोई नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता, क्योंकि ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, क्योंकि वो जैसे जैसे श्याम के रंग में डूबेगा वैसे वैसे
उज्जवल होता जाएगा। अब यहाँ ये बताइए, कोई श्याम रंग में डूबेगा, मतलब कोई काले रंग में, यहाँ श्याम हम श्याम का अर्थ कृष्ण समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक विरोध के अर्थ में देखा जाए तो श्याम का अर्थ है काला। तो काले रंग में अगर कोई डूबेगा तो उज्जवल होने की कोई संभावना ही नहीं है। कोई काले रंग में डूबेगा तो काला ही होना चाहिए, लेकिन वो क्या होता है, उज्जवल होता है। कैसे उज्जवल होता है? क्योंकि वो श्याम मतलब कान्हा जी के रंग में रंग रहा है, इसलिए वो उज्जवल हो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन विरोध का आभास होता है। ठीक है, इसमें विलोम का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए यहाँ श्याम का विलोम उज्जवल का प्रयोग किया गया है। अक्सर क्या होता है सेंटेंस में दो विलोम शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है, इसीलिए वहां विरोध का आभास होता है। एक और उदाहरण मैंने लिखा है, वो बताते हैं आपको। उदाहरण है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मतलब कोई रो रहा है तो उसमें राग तो उत्पन्न नहीं हो सकता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मतलब मैं रो रहा हूँ, उसमें भी एक राग है। तो दोनों में कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध का आभास है, क्योंकि जो रोता हुआ व्यक्ति कोई संगीत तो नहीं गा सकता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे कि विरोधाभास अलंकार क्या होता है, जहाँ विरोध का आभास होगा लेकिन विरोध वास्तव में होता नहीं है। ठीक है, समझ गए? इतना समझ गए आप? तो आज हमारा अलंकार का टॉपिक खत्म हो गया है, और आप मुझे बताएंगे कि आपको अलंकार का चैप्टर कैसा लगा। और आप कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे, कल से हम रस स्टार्ट करेंगे, और आप लोग को रस पूरा अच्छे से 9 रस और जो अन्य 2 रस जोड़े हुए हैं वो सारी चीजें आपको हम बताएंगे। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से, और डीपली समझा करके ट्रिक के माध्यम से लर्न करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।